गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक मास के बारे में, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान किसी भी परमाणु का उसका भार होता है। परमाणु भार को हम लोग किसी दूसरे तत्व को आधार मानकर निकालते हैं। जैसे कि हमने परमाणु भार निकालने का शुरुआत कहाँ से किया था? हाइड्रोजन को आधार मानकर किया था। उसके बाद लेकिन इस तरह से जो भार निकाल रहे थे, उस तरह से परमाणु द्रव्यमान जो हम लोग निकाल रहे थे उसमें क्या थी? कुछ कमी थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमने ऑक्सीजन को आधार मानकर परमाणु द्रव्यमान निकाला। उसके बाद हमें अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञों ने यह सलाह दिया कि परमाणु द्रव्यमान आप जो निकालते हो उसमें 12 कार्बन को आधार मानकर निकालना है। मतलब परमाणु द्रव्यमान किसको आधार मानकर निकालना है? 12 कार्बन को। ठीक है, तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बारे में। देखो, ग्राम परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? सेम होता है। अंतर इसमें होता है, हम लोग परमाणु द्रव्यमान को AMU से डिनोट करते हैं। जैसे कि परमाणु द्रव्यमान आपका 24 है ना, तो हम लोग 24 AMU लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान को AMU लिखते हैं, लेकिन जब ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। मतलब ये यूनिट AMU ना रह करके क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ग्राम परमाणु अथवा ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो ग्राम परमाणु अथवा ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान उसका ग्राम में दर्शाया गया वह द्रव्यमान है जो संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी तत्व का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है वो ग्राम में दर्शाया गया वह मान होता है जो परमाणु द्रव्यमान के ही बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU है। अगर ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करें, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है किसी तत्व, जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकाले हैं ना, किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान उसका ग्राम में दर्शाया गया वह द्रव्यमान है जो संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान के ही क्या होता है? बराबर होता है। मान लेते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 AMU है ना, 1 AMU है। तो हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान वह मान होता है, वह संख्यात्मक मान होता है जो परमाणु द्रव्यमान के ही बराबर होता है, लेकिन इसका यूनिट क्या हो जाता है? ग्राम हो जाता है। उसी तरह से अगर हीलियम के परमाणु द्रव्यमान की बात करें, मान लेते हैं हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है 4 है, ये कुछ पॉइंट में होता है। तो उसी तरह से हीलियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 4 ग्राम। मतलब परमाणु द्रव्यमान और ग्राम परमाणु द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान का जो यूनिट होता है AMU होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान का जो यूनिट होता है क्या होता है? ग्राम होता है। बस इतना अंतर है। ये हीलियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है यहाँ पे पॉइंट में आता है, ये समझने के लिए मैं इसको बताई हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो, उदाहरण में दिया है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 AMU है और 1 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन 1.008 ग्राम है। मैंने बोला था कि परमाणु द्रव्यमान और ग्राम परमाणु द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? इसको हम लोग AMU से डिनोट करते हैं। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? ग्राम से। यहाँ पे अब ध्यान से देखना, 1 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन बराबर 1.008 ग्राम से है ना। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU और ग्राम परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम होता है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि 1 ग्राम परमाणु से आशय क्या है? 1 ग्राम परमाणु से आशय, यहाँ पे देखो, 1 ग्राम परमाणु का तात्पर्य 1 परमाणु के ग्राम में द्रव्यमान से नहीं है। ठीक है, 1 ग्राम परमाणु का आशय उसके 1 परमाणु के ग्राम में डिनोट करने से नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि
उस परमाणु के भार का ग्राम में मान से है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है 1 ग्राम परमाणु का तात्पर्य 1 परमाणु के ग्राम में द्रव्यमान से नहीं है। जैसे ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 2.6 × 10⁻³ ग्राम है तथा ऑक्सीजन का 1 ग्राम परमाणु 16 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम परमाणु मतलब उस परमाणु का भार लिखना है आपको। 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे कोई तत्व है तो उसके किसी एक परमाणु, यहाँ पे कोई तत्व है फेरस, तो यहाँ पे 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान का आशय ये नहीं है कि फेरस के 1 परमाणु की परमाणु द्रव्यमान से नहीं है, बल्कि 1 परमाणु द्रव्यमान का आशय है कि उसमें जितने परमाणु है उसमें उसके भार को जब हम लोग ग्राम में दर्शाएंगे, ठीक है, इस फेरस में जितने भी परमाणु है उसका जितना भी भार है उस भार मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं इस फेरस का जो परमाणु भार है या फिर परमाणु द्रव्यमान है 55.84 है ना। तो 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है? 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब है उस, जैसे कि फेरस है ये आपका, तो फेरस का टोटल भार निकालना है। फेरस का जितना भार होगा उसको जब हम लोग ग्राम में दर्शाएंगे ना, तो वही है 1 ग्राम परमाणु, वही है 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। किसका? फेरस का। फेरस का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान है 55.84 ग्राम, ना कि फेरस के एक परमाणु को जब हम लोग उसके भार में दर्शाते हैं। फेरस का परमाणु भार जो है 55.84 है ना। तो 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान मतलब मान लेते हैं फेरस का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा। फेरस का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान का आशय ये है कि हमें फेरस का टोटल भार निकालना है। फेरस का जितना भार रहेगा उसको जब हम लोग ग्राम में दर्शाएंगे ना, वही 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। किसका? फेरस का। अब यहाँ पे ये आपको ये नहीं देखना है, 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब ये नहीं है कि फेरस के किसी एक परमाणु के भार को जब हम लोग ग्राम में दर्शाएंगे उससे नहीं है, बल्कि उसके टोटल भार को जब हम लोग ग्राम में दर्शाएंगे वही कहलाएगा 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान फेरस का। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग को जानना जरूरी है। आगे देखते हैं मोल संकल्पना को। मोल संकल्पना को एवोगैड्रो ने दिया था। इस मोल के बारे में हम लोग पहले भी देखे थे। तो देखो, मोल जो है एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ढेर। मोल संकल्पना या फिर मोल को हम लोग देखे थे भौतिक राशियों में। हमने भौतिक राशि के बारे में पढ़ा था। भौतिक राशि 7 थी, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और लास्ट था पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है मोल। तो वहीं पे हमने मोल को देखा था। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मोल का आशय क्या है और मोल है क्या। तो देखो, जिस तरह 1 दर्जन का आशय किसी भी वस्तु की 12 संख्या से होता है और 1 कोरी से आशय किसी भी वस्तु की 20 संख्या से होता है, उसी तरह 1 मोल से आशय 6.022 × 10⁻23 अणु या फिर परमाणु या फिर आयन की संख्या से है। 1 मोल का मतलब है 6.022 × 10⁻23 या तो अणु होगा, परमाणु होगा या फिर आयन होगा। अणु, परमाणु या आयनों आदि की संख्या को गिनने के लिए रसायनज्ञ जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। 1 मोल यहाँ पे लिखा है, 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 होता है। मोल को हम लोग 3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, भार के अनुसार, संख्या के अनुसार और आयतन के अनुसार। अगर मोल को भार के अनुसार देखें या फिर द्रव्यमान के अनुसार पे देखें, किसी भी पदार्थ के भार के आधार पर अगर मोल को परिभाषित करना चाहें तो मोल क्या होता है? मोल जो होता है पदार्थ का ग्राम में भार अपॉन मोलर भार। मोल क्या होता है? पदार्थ का ग्राम में भार बटा मोलर भार। उसी तरह से किसी भी वस्तु की संख्या के आधार पर अगर मोल को देखें तो
यहाँ पे मोल को n से डिनोट किया गया है। तो मोल जो होता है पदार्थ की संख्या अपॉन एवोगैड्रो संख्या। पदार्थ की संख्या को n लिखा गया है, एवोगैड्रो संख्या को Na लिखा गया है। अगर मोल को हम लोग आयतन के आधार पर परिभाषित करना चाहे तो मोल बराबर होता है गैस का H/P पर आयतन और अपॉन 22.4 लीटर। तो इस तरह से मोल को हम लोग 3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, भार के आधार पर, पदार्थ की संख्या के आधार पर और आयतन के आधार पर। अगर पदार्थ के भार के आधार पर देखें तो n बराबर W/m होगा, जहाँ पे W जो है वेट मतलब उसके भार को दर्शाता है और m जो है मोलर मतलब परमाणु भार को दर्शाता है। संख्या के आधार पर देखें तो मोल मतलब n बराबर पदार्थ की संख्या, n क्या है उस पदार्थ की संख्या को दर्शाएगा और Na जो है एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या क्या है, देखो 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 होता है। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको ये जो मान दिया गया है उसको लिखना है। उसके बाद क्या है, अगर आयतन के आधार पर मोल को देखें तो n बराबर हो जाएगा गैस का H/P पर आयतन अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ पे आयतन जो जितना आयतन दिया रहेगा, किसी भी गैस का जितना आयतन दिया रहेगा उसको रखना है और नीचे में यहाँ पे जो लिखा है उसको रखना है। मोल की परिभाषा निम्न प्रकार है जिसको हम लोग देख रहे हैं। 12 कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उसी संख्या में यदि किसी दूसरे पदार्थ के कण को लिया जाए तो वह उस पदार्थ का 1 मोल कहलाएगा। 12 कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उसी संख्या में यदि किसी दूसरे पदार्थ के कणों को लेते हैं तो वह उस पदार्थ का 1 मोल कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखो 12 कार्बन समस्थानिक जो होता है मतलब जिसका उस कार्बन को लेना है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। तो इस वाले कार्बन के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं, देखो 12 कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम में टोटल 6.01 यहाँ पे बोला गया है 12 कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं तो कितने परमाणु होते हैं, कार्बन के 12 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। अगर इतने परमाणु हमें किसी और पदार्थ के मिल रहे हैं तो वह उस पदार्थ का 1 मोल कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 मोल NaCl बोला जा रहा है तो इसका अर्थ ये है 6.022 × 10⁻23 NaCl है। अगर ये बोलें 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु है तो वो क्या है, वो हमारा 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा को देखिएगा। 12 कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं तो कितने परमाणु होते हैं ये पता चल गया, 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो यही क्या है, हमारा 1 मोल है। 1 मोल का मान इतना होता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। और यह मोल हाइड्रोजन के लिए भी परमाणु के लिए, अणु के लिए, इलेक्ट्रॉन सभी के लिए उतना ही होता है। जैसे कि यहाँ पे है 1 मोल O2 अणु बोला जा रहा है, 1 मोल बोला जा रहा है, तो यहाँ इसका मतलब यह है 6.022 × 10⁻23 O2 अणु से है। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बोला जा रहा है तो इसका मतलब 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु से है। 1 मोल NaCl अगर बोल रहे हैं 1 मोल HCl तो इसका अर्थ भी 6.022 × 10⁻23 HCl से है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मोल क्या है, मोल को किसने दिया था, मोल की परिभाषा क्या है। ठीक है, मोल का उदाहरण भी समझ में आ गया, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। इसी तरह से प्रत्येक के लिए क्या होता है, मोल समान होता है। और 1 मोल जो होता है 12 कार्बन के बराबर होता है, 12 ग्राम कार्बन के बराबर होता है।
1 मोल 12 ग्राम कार्बन के बराबर होता है। 1 मोल बराबर 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु होंगे वो उतने परमाणु ही क्या कहलाएंगे, 1 मोल कहलाएंगे। 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु होंगे उतने ही परमाणु क्या कहलाएंगे, 1 मोल कहलाएंगे। अब 12 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो मोल समझ में आ गया। अब आपको इसमें पढ़ना है वो है, आपको पढ़ना है इसमें नॉर्मलता पढ़ना है, मोलरता पढ़ना है, मोललता पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। जब पहले आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मोल संकल्पना के अनुप्रयोग। ठीक है, मोल का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो मोल संकल्पना के अनुप्रयोग अणु सूत्र का निर्धारण करने में, विलयन का सांद्रण दर्शाने में, रस समीकरणीय गणनाओं में, रासायनिक बलगतिकी में, रासायनिक साम्यावस्था में, इन सभी में किया जाता है। तो अणु सूत्र मतलब वो अणु का सूत्र बताएगा। जैसे कि H2O है तो वो मोल के आधार पर कैसे हम लोग अणु सूत्र बताएंगे, इससे है। तो अणु सूत्र क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र। तो पहले सूत्र को देखते हैं। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है सूत्र कहलाता है। ये सबको पता है। जल के लिए H2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए CaCO3 होगा। तो यही सूत्र क्या कहलाएगा, तो यही जो समूह है वही क्या कहलाएगा, हमारा सूत्र कहलाएगा। किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी यौगिक के लिए जो अणु होते हैं जो उस पदार्थ या फिर उस यौगिक के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाएगा, सूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे कि C6H12O6 है तो ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र कहलाएगा। जल के लिए H2O है तो ये H2O क्या कहलाएगा, सूत्र कहलाएगा। ठीक है, तो सूत्र समझ में आ गया। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के अणु को दर्शाता है वो क्या कहलाता है, सूत्र। ये समझ में आ गया होगा। सूत्र क्या होता है, जैसे कि NaCl, सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड बोल रही हूँ तो सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखेंगे तो ये उसका सूत्र हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, उसका सूत्र हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के अणु को दर्शाता है क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है। अब सूत्र के 3 प्रकार हैं, मूलानुपाती सूत्र, संरचना सूत्र, अणु सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, तो मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है वो सूत्र होता है जो विभिन्न तत्व के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक अनुपात दर्शाता है। मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक अनुपात दर्शाता है। जैसे कि अगर मूलानुपाती सूत्र का उदाहरण को देखें तब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, अगर 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1, और ये भी 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब हाइड्रोजन कितना हो गया, H, हाइड्रोजन हो गया H, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। तो इस तरह तो ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, किसी भी तत्व के परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। देखो यहाँ पे जो पूर्णांक हमें जो अनुपात प्राप्त होगा वो पॉइंट में नहीं होगा, जैसे कि 1.5, 2.5, 3.5 इसमें नहीं होगा। ठीक है, वो किस में रहेगा, अनुपात में रहेगा। और कौन से अनुपात में, सरल अनुपात में। एक और उदाहरण देखते हैं। C6H12O6 कितना है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना है, 12 है, ऑक्सीजन कितना है, 6 है। अगर इसको 6 से हम लोग डिवाइड कर दें तो 6 दूने 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 एकम
क्षय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस यौगिक का हमें एक सरलतम सूत्र प्राप्त होता है या फिर सरलतम अनुपात प्राप्त हो रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा मूलानुपाती सूत्र। यहाँ पे कार्बन कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो CH2O ये है C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। और H2O2 का मूलानुपाती सूत्र कौन सा है, HO, ये क्या है इसका मूलानुपाती सूत्र, और इसमें से ये है आपका मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। उसके बाद सेकंड में है संरचना सूत्र। तो संरचना क्या है, किसी भी यौगिक का वह संरचना को दर्शाएगा। जैसे कि किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणु की व्यवस्था को दर्शाता है, उसका संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं PCl5 है, ठीक है, क्या है, PCl5 है। PCl5 का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, फास्फोरस ये हो गया, क्लोरीन, ऊपर में क्लोरीन रहता है, नीचे में भी क्लोरीन, और इधर एक क्लोरीन। तो ये हो गया PCl5 का संरचना सूत्र, जो किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु की संरचना या फिर उसकी रचना को बताता है, उसकी स्ट्रक्चर को बताता है, वो क्या कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। ये है हमारा संरचना सूत्र, जो किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु की संरचनाओं के बारे में बताता है, क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र। अगर H2O2 और उदाहरण देखते हैं H2O2 का संरचना सूत्र, तो इसकी व्यवस्था कैसी होती है या फिर इसकी संरचना ये होती है, ठीक है। मतलब संरचना सूत्र क्या होता है, जो किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु की एक निश्चित स्ट्रक्चर, निश्चित रचना को बताता है कि वो कहाँ पर व्यवस्थित हैं, ठीक। उसके बाद है अणु सूत्र। तो अणु सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र किसी भी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को दर्शाएगा। अगर उस परमाणु में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, मतलब हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, तो 2 परमाणु को दर्शाएगा। जैसे कि अणु सूत्र क्या है, जो किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है, तो ये उसका अणु सूत्र हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, तो ये उसका अणु सूत्र कहलाएगा। जल का H2O है, तो ये उसका क्या है, अणु सूत्र है। जो किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, अणु सूत्र है। मूलानुपाती सूत्र के बारे में देखा, जो किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु की सरलतम पूर्णांक को दर्शाएगा, उसकी सरलतम संख्या को दर्शाएगा, वो होता है परमाणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। जैसे कि पहले H2O2 था, लेकिन इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया HO, मतलब जो सरलतम अनुपात को दर्शाएगा। यहाँ पे H हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। और यहाँ पे C6H12O6 के बारे में देखा, तो ये C6H12O6 अणु सूत्र हो गया, और इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे वो उसका संरचना सूत्र कहलाएगा। और जब हम लोग इसको कटाते जाएंगे तो वहाँ पे जो लास्ट में बचेगा CH2O, ये क्या कहलाएगा, उसका मूलानुपाती सूत्र, जो उस यौगिक में उपस्थित परमाणु की सरलतम अनुपात को दर्शा रहा है, ठीक है। अब इससे आगे जो मोल प्रभाज है, मोलरता है, नॉर्मलता है, मोललता है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है।